हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और इसी क्रम में आज हमारा अध्याय फर्स्ट है जो है दो ध्रुवीयता का अंत। आपने पहला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा जिसमें लिखा सिद्ध युद्ध का दौर पढ़ा ही होगा। उसमें क्या था हुआ कि सिद्ध युद्ध के जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही विश्व दो खेमों में बट गया। लेकिन इसमें क्या लिखा है, हमारा चैप्टर क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दो खेमों का अंत। यानी कि यहाँ पे दो खेमों यानी कि या तो यूएसए ख़त्म हो गया होगा या तो यूएसएसआर ख़त्म हो गया होगा। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो दो खेमे बने थे। तो देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन सा खेमा नष्ट होता है, किसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे परिचय देख लेते हैं क्या दिया है। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1991 तक। और इसी के दौरान मतलब कि इसी गमा गमी में यह दीवार खड़ी की गई थी। कौन सी दीवार थी? बर्लिन की दीवार। बर्लिन आप जानते हैं कहाँ है? जर्मनी में है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो वहाँ पे यह दीवार खड़ी की गई है। यह दीवार सिद्ध युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। मतलब कि ये हमें बता रहा है कि सिद्ध युद्ध का जो प्रतीक था वह यह दीवार माना जाता है। क्यों लगता है कि ये दीवार दो खेमों का बंटवारा करती है? 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिरा दिया। तो आप जानते ही होंगे जर्मनी दो भागों में विभाजित हुआ था, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। जो बर्लिन की दीवार थी ये दो भागों में बांटती थी। तो पश्चिमी जर्मनी के जो लोग थे वो पूंजीवाद यानी कि यूएसए के साथ थे, और जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो थे क्या मानते थे, सोवियत संघ के साथ थे। तो वो समाजवादी खेमे के थे। तो समाजवादी खेमों ने क्या किया, गिरा दिया। इन लोगों ने दीवार को गिरा दिया। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़िए ध्यान से, यहाँ पे लिखा ही है। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और भी नया कुछ हुआ है। इसके परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी दुनिया लिख दिया है, यानी कि हम समझ सकते हैं दूसरी दुनिया की बात की जा रही है। तो यानी कौन सी दुनिया है, यानी कि मतलब कौन सा खेमा है। आप तो अब तो समझ ही गए होंगे को कौन सा खेमा है। तो वह है क्या, सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए, सोवियत संघ का विघटन दो बातों पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से हुआ है। एक तो उसने सोवियत संघ मतलब कि 15 गणराज्य 15 राष्ट्रों से मिलके बना है, वह एक गणराज्य है। उसने एक फिर से वर्षा संधि बनाई थी जिसमें आठ आठ देश थे। ठीक है, तो पहले 8 देशों का हुआ होगा, फिर सोवियत संघ का हुआ है। लेकिन इसमें लिख दिया है कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया। यानी कि अब हम आज भी देख भी सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में देख सकते हैं कि अब ऐसा सोवियत संघ जैसा कोई देश नहीं है, बल्कि यूएसए है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन यूनाइ क्या बोलते हैं, सोवियत संघ नहीं है। तो हम देख लेते हैं आगे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। देखिए, यानी कि ये लिख रहा है कि जब दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1999 से लेकर सॉरी गाइस, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ है। तो उसके बाद यह क्या हुआ है, उसके मतलब कि जब ये दोनों युद्ध शुरू हुआ था, लिखा क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो मतलब कि इसका विभाजन हो गया था, अब वो इसका एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक-एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। हाँ, मैंने अभी बताया ना कि जो वर्षा संधि थी उसमें 8 देश थे, जो यूरोप के देश थे। तो अब क्या कर रहे हैं, जब अब किसी भी कारण से हुआ होगा, अब तो अभी ये कर रहे हैं कि अपना विभाजन कर रहे हैं, वो अलग बन रहे हैं, वो अपना गणराज्य बना रहे हैं। क्योंकि दूसरी दुनिया का पतन, सोवियत संघ का पतन हो गया। तो अब देखेंगे कि हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि किस लिए मान लीजिए कि सोवियत संघ का पतन हो गया, तब 8 गणराज्य उसके पीछे पड़ के क्या करेंगे।
तो इसलिए वो अलग बनाएंगे, वो अलग गणराज्य बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा परिणाम देखने को मिला। मान लीजिए कि कुछ हुआ तो उसका परिणाम तो देखने को मिलेगा ना। तो वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि नए राज्य बने, नए राज्य बने। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। मतलब कि यहाँ पे शीत युद्ध का अंत हो गया है और सोवियत संघ का तो विभाजन हो चुका है, फिर भी वो चुपचाप देखी जा रहा है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता ना, अब सब उसके हाथ में कुछ है नहीं। तो आगे क्या लिखा है, ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। मतलब कि देखिए, अमेरिका ने थोड़ी ना सोवियत संघ पर आक्रमण भेजा था, आक्रमण करने के लिए थोड़ी ना भेजा था कि सोवियत संघ चुपचाप रह सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूएसए अगर आक्रमण करने के लिए भेजता सोवियत संघ पर, तो सोवियत संघ नहीं चुप होता। यहाँ पे तो होता ही होता है युद्ध। यहाँ पर सोवियत संघ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वो बिल्ली हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शेर है, बस शेर को किसी भी तरीके से चोट आ गई, ये कहा जा सकता है। उसके पैर टूट गए तो दूसरे शेर का दुनिया में दबदबा हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के क्या रिश्ते कैसे हैं। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब किसका दबदबा रहेगा, अब तो पूंजीवाद यानी कि यूएसए का दबदबा रहेगा। अब उसी की ही सरकार चलेगी, यानी कि अब आज हम देख सकते हैं कि विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय मतलब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वही चलाता है और वो मतलब कि अन्य देशों को फंड देता है। और हम यहाँ पे लिखा है कि हम दूसरे देशों के साथ भारत का अब क्या रिश्ता है। मतलब कि हम जान सकते हैं कि 1971 में जब क्या बोलते हैं कि अमेरिका ने जब 7वां बेड़ा भेजा था, तो मतलब कि उस समय रूस के पास गए थे, लेकिन था रियलिटी में सोवियत संघ के पास गए थे। तो यानी कि सोवियत संघ से हमारा पहले से ही मजबूत रिश्ता है, यानी कि बहुत ही गहरी मित्रता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत भी साम्यवादी एवं समाजवादी लोगों का समर्थन एवं मित्रता है। तो जो गणराज्य टूटे हैं उन सबसे भारत का आज मजबूत रिश्ता है, क्योंकि सोवियत संघ के समय से ही इन दोनों देशों का परिचय है। तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा, देख लीजिए यहाँ पे हम पहले पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या लिखा था कि साम्यवादी लोगों ने इसे तो जो सोवियत संघ के यहाँ के मतलब कि जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वह तोड़ रहे हैं, इस दीवार को होल कर रहे हैं कि वो पूंजीवादी दुनिया से मिल सके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आधा दीवार टूट चुका है और ये देखिए ऐसे दीवार है, नया दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच के ये दो मतलब कि मुख्य विभाजन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आप नोट कर लीजिएगा कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। 1961 में यहाँ पर बर्लिन की दीवार खड़ी की गई है और कि यह कितने किलोमीटर तक थी, 150 किलोमीटर। यानी कि जो बर्लिन की दीवार थी वो पूर्वी जर्मनी के अपर से लेकर लोअर हाफ तक था, यानी कि वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी, और यह 28 वर्षों तक खड़ी रही। आप सिंपली 150 किलोमीटर नोट कर लीजिए, और यह 28 वर्षों तक खड़ी रही। आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यहाँ पे कोई डेट नहीं, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सन लिखा है, यहाँ पे डेट लिखा है, देखिए 9 नवंबर। तो ये दोनों पे ध्यान देना है कि 1989 में मतलब कि शीत युद्ध के 2 साल पहले ही यह दीवार गिरा दी गई थी। यानी कि शीत युद्ध 1991 में ख़त्म हुआ, लेकिन उससे पहले ही गिरा दी गई थी ये बर्लिन की दीवार। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी बार हम पढ़े क्या, मतलब कि अब सोवियत संघ का विघटन हो रहा है, अभी
परिचय में ही लिख दिया कि सोवियत संघ का विघटन हो रहा है, तो आगे हम जान ही सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको चैप्टर जल्दी पढ़ना है तो आप स्किप करके देख सकते हैं आगे जाकर। अब हम यहाँ पे देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। क्या आप सोच सकते हैं सोवियत प्रणाली थी क्या? मैंने अभी तो बताया सोवियत प्रणाली क्या थी। 15 राष्ट्रों का एक गणराज्य था। सोवियत प्रणाली 15 राष्ट्रों का गणराज्य था जो 1917 को समाजवादी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के बाद उत्पन्न हुआ था, सामने आया था। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, देखिए यहाँ पे तो कहानी की तरह सब लिखा है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा नोट करके बताता रहूँगा, लेकिन आप मेरी बातों को पहले ध्यान से सुन लीजिए। देखिए राजनीतिक रूप से देखें सोवियत प्रणाली थी क्या। राजनीतिक रूप से देखें तो हम यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे एक ही सत्ता का शासन था। वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की। तो राजनीतिक रूप से हम देखेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे सोवियत प्रणाली में एक ही सत्ता का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और इसमें क्या लिखा है? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। यानी कि यह क्या कह रहा है कि यहाँ पे किसी अन्य पार्टी नहीं थी। जैसे कि हमारे भारत में कितनी पार्टियां हैं? मेरे हिसाब से लमसम नेशनली पार्टी 8 हैं और उन सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी जो उसी का शासन चलता था। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, अब देखते हैं हम आगे। अब ये दो पॉइंट ही नोट कर लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूप से नोट कीजिएगा कि सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। और दूसरा कि वहाँ पे किसी अन्य पार्टी की, मतलब पार्टी की क्या बोलते हैं, पार्टी की रजामंदी नहीं थी, आने की रजामंदी नहीं थी। मतलब कि वहाँ पे कि कोई और पार्टी ना आके खड़ी हो सके, ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ। और यहाँ इन सब पे राज्य का नियंत्रण था। आप तो देख सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। यानी कि इसमें लिखा है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जब, तो वहाँ पे दूसरी मतलब कि सोवियत संघ ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया था, किसी भी तरीके से अपने पास रखने के लिए मजबूर कर लिया था। क्योंकि वर्षा संधि जो बनी थी वो उन्हीं देशों को मिलाकर बनी थी जिन्होंने मतलब कि सोवियत संघ का साथ दिया था। तो बाद में उन्होंने अलग कर लिया होगा। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। और देखिए सोवियत सेना ने फांसीवादी ताकतों के से मुक्त कराया था। जो यूरोप के देश थे उन पर किसी बाहरी आक्रमण हुआ था तो सोवियत सेना ने इन्हें मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। जब सोवियत सेना ने यूरोप के देशों को आज़ाद कराया तो उन्हें क्या किया गया, धीरे धीरे करके कि भाई हमारे पास आ जाओ, अब मैंने तुमको मुक्त कराया है, आ जाओ, हम थोड़ा थोड़ा आपको और पैसा देंगे और हथियार देंगे और मिलिट्री पावर देंगे और आर्थिक व्यवस्था को तब आपको ठीक कराएंगे। इस किसी भी तरीके से उन्हें साम दाम दंड भेंट करके उनको क्या किया गया होगा, मनाया गया होगा। उसके बाद वह आ गए होंगे। हाँ, और फिर इनका नेता कौन बन गया? सोवियत संघ बन गया। और क्या करते हैं, यही तो करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। मतलब कि
अभी कुछ भी ऐसा नहीं प्रोसेस नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ थे दुनिया में। कौन-कौन? एक तो यूएसए और दूसरा था सोवियत संघ। यूएसए की तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, है भी और कहा भी जा सकता है। और सोवियत संघ की भी थी, ओके। लेकिन सोवियत संघ की उतनी नहीं थी जितनी अमेरिका की थी। अमेरिका बोल सकते हैं, लेकिन अमेरिका बोलोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि 3-3 कॉन्टिनेंट्स आ जाए। एक तो 2 कॉन्टिनेंट्स है, एक तो साउथ अफ्रीका अमेरिका और दूसरा नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट या यूएसए का शब्द प्रयोग करें तो बेटर रहेगा। अमेरिका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको अगर यही बार बार बताया जा रहा है तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? अमेरिका लिख दोगे, तो वहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा? काट देगा। तो आप यूएसए या यूनाइटेड स्टेट लिख दें तो काफ़ी बेटर रहेगा। नहीं तो अमेरिका भी लिखोगे तो कुछ ज़्यादा एथी नहीं होगा, पर फिर भी देख लेना अपना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है? आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था शेष, मतलब कि अब राजनीतिक रूप से हो गया है, अब अर्थव्यवस्था के रूप से देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के रूप से तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि अमेरिका को छोड़ दे तो बाकी सोवियत संघ की क्या थी? अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, पहली बात ये पॉइंट हो गई। विश्व में दूसरे नंबर पे थी उस समय। और फिर क्या लिखा है? उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन तथा जिसमें खनिज, इस्पात, मशीनरी, दूर दराज के इलाके भी आवागमन सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और तथा मशीनरी उत्पाद हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्या? सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था की। तो हम देख चुके हैं कि इसके खनिज, ऊर्जा संसाधन तथा लोहा, इस्पात तथा अन्य मशीनरी काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। और देखेंगे सोवियत संघ के दूर दराज, जो मतलब कि इसके संचार व्यवस्था है वो बहुत तगड़ी है। यानी कि वो मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो प्लेनेट है उसमें काफ़ी सारे उसके मशीनरी थी है, क्या बोलते हैं उसे? अरे जो भी बोलते हैं छोड़िए उसे, हम आगे देख लेते हैं। इसके उपभोक्ता बहुत ही उन्नत है। यहाँ आके हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि इसके यहाँ हर एक पिन से लेकर एक बड़ी कार तक इसके यहाँ बनाई जाती थी। यानी कि यह हम कह सकते हैं इस आधार पर कि ये हर चीज़ का निर्यात करता होगा, आयात तो नहीं करता होगा, एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट करता है। यानी कि पैसे भी मिलते हैं, यानी कि इसके पास पैसा आता है। और आप जानते भी हैं कि अब भी जो अभी सोवियत प्रणाली की बात की जा रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि रूसी मुद्रा, जानते हैं हम रूसी मुद्रा कौन सी? रूबल मुद्रा है, उसकी यहाँ रूबल चलती है, तो उसकी मुद्रा काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है यहाँ। हालांकि सोवियत संघ, अच्छा अब छोड़िए ये सब के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक तौर पे, सामाजिक रूप से राजनीतिक हो गया था। राजनीतिक में क्या देखे थे कि सोवियत संघ में केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें दूसरा पॉइंट देखा था हमने कि दूसरी कोई प्रणाली है नहीं, दूसरी कोई पार्टी नहीं है कि आवाज़ उठा सके एक शासन के खिलाफ। और तीसरा कि ये राज्य के नियंत्रण में है, यह सब कुछ। और चौथा यह कि क्या बोलते हैं कि जब फांसीवादी ताकतों से सोवियत संघ ने मुक्त कराया था यूरोप के देशों को, तो वहाँ पे ये देख सकते हैं कि उनको ढाला गया, जिस तरीके से भी ढाला गया वो राजनीतिक तरीके से था। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में किसी बात विचार को लेकर या किसी झगड़े को लेकर हम कह सकते हैं कि यह राजनीतिक रूप से है। नेताओं के बीच हुई वार्तालाप को हम राजनीतिक रूप दे सकते हैं, जिसमें वर्ताओं यानी कि बताया गया है, साम दाम दंड भेंट किया गया है, यानी कि इसमें राजनीतिक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राजनीतिक में यही होता है। आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा।
अब हम सामाजिक रूप से, अच्छा आर्थिक रूप से भी देख लेते हैं। आर्थिक रूप से भी पता चल गया, क्योंकि यहाँ यहाँ पे इनके मतलब दूर दराज की संचार व्यवस्था बहुत मजबूत है, और यहाँ पे इनके पास ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा इस्पात तथा मशीनरी बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंडीशन में है, और इनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और चौथा क्या देखे थे कि यहाँ सुई से लेकर पिन तक, सुई से लेकर मतलब कि एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ तक, ये अपने ही मतलब कि अपने ही देश में बनाते थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हर चीज़ का निर्यात करते थे, आयात तो करते नहीं थे। निर्यात करेंगे तो पैसे बाहर से आएंगे, और आयात करते हैं जब कुछ पैसे, कुछ मंगाते हैं सामान, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को पैसे देते हैं, लेकिन ये खुद निर्यात करता था अपने सामानों को, और पैसे दूसरे देशों से वसूलता था, तो इसमें इसका फ़ायदा होता था। अच्छा, अब हम सामाजिक रूप से देख लेते हैं। सरकार बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, सब बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। तो यहाँ पे रियायती दर से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे मुफ्त चीज़ें दी जाती थी। रियायती मतलब कि वो हमारा ही है, जनता समझती थी कि ये हमारा ही है, मतलब कि वो सरकार देती थी। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था एवं बच्चों का देखभाल, मतलब कि वहाँ पे देख सकते हैं बाल बच्चों के लिए आश्रम होगा फिर, और वहाँ पे स्वामित्व भूमि तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। मतलब कि वहाँ पे ज़मीनों का जो भी था वो राज्य का नियंत्रण था। चाहे अब रूसीवासी, मतलब रूस की नहीं, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ की मुद्रा थी रूब, ठीक है। और सोवियत संघ का अधिकार था, मतलब राज्यों का था, मतलब कि जो 15 गणराज्य थे वो राज्य के रूप में थे। 15 गणराज्य यानी कि राज्य थे वो, तो उन राज्यों का जमीन पर नियंत्रण था, लेकिन लोग काम करते थे अपनी इच्छा से, क्योंकि वो सारे गवर्नमेंट भूमि थे। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। हमने पहले ही देखा था कि क्या थी, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के चलते यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी और पार्टी का शिकंजा था नहीं इस पे कि कोई आवाज़ उठा सके, तो इस पे नौकरशाही, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो नौकरशाही होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कितने सख्त होते हैं। वो नौकरशाही से हम समझ सकते हैं कि ये नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं, पर शाही तरीके से रहते हैं, ठीक है। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब नौकरशाही का शिकंजा रहेगा, मतलब कि सरकार यहाँ पे तो कुछ कर नहीं रही, एक ही सरकार है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो लोगों का शोषण करेगी। अब इसके मतलब कि विपरीत देखा जा रहा है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र आज़ादी नहीं थी। हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र। हमारे यहाँ संविधान में यह प्रावधान है कि आर्टिकल 9 के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें किसी से बात पूछने की स्वतंत्रता है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ नियम कानून है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते, किसी राज्य के प्रति खिलाफ नहीं बोल सकते। इसमें भी कुछ कानून नियम हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे तो कुछ भी है नहीं, अगर कोई भी अगर बोलता है तो उसे मार डाला जाएगा, यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। बस यही यही है यहाँ पे। सिंपली बात सुन लीजिए कि यही है कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो अगले दिन नहीं दिखेगा, या उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। यहाँ पे यही होगा, नौकरशाही का शिकंजा है यहाँ पे। और यहाँ पे सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यानी कि हम देख सकते हैं जब हम कह सकते हैं कि जब नौकरशाही का वहाँ पे शिकंजा था, तो वहाँ पर जनता बहुत पीड़ित होगी, वहाँ पे फिर सुधार की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे सुधार कैसे होगा, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, तब उसको क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जनता ने अपनी सांस्कृतिक और बाकी मामलों की संभाल अपने
आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। जनता ने क्या किया था कि खुद को मतलब कि सोवियत संघ को बनाया था, किस लिए कि वो अपनी ज़रूरतों को और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ताकि वो स्वतंत्र हो सके, वो अपनी इच्छाओं को सामने रख सके। लेकिन उनकी इच्छाओं का गला घोटा गया वहाँ पे। उन्होंने जो जिस चीज़ को सोचकर बनाया था सोवियत संघ का, वो नहीं हो रहा था, बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा था। लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पार्टी ने इसका विरोध किया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। आप देख सकते हैं कि क्या था, रूस नक्शे में जो भी हो, नक्शे में देख लीजिए उसको, कितना उसका बड़ा क्षेत्रफल है। वो मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसका ही प्रभुत्व था क्या, सोवियत संघ में। सोवियत संघ में उसका ही प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। मतलब कि रूस के अलावे और बाकी राज्य उसके मतलब और बाकी देश उसके मतलब कि रूस के दबाव में महसूस करते थे कि रूस उन पे धोप जमा रहा है। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ पे क्या लिख रहा है, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने क्या किया था, जब प्रतिद्वंदिता युद्ध चल रही थी सोवियत संघ में, अभी भी युद्ध चल, मतलब कि अब तो खत्म, मतलब कि और जैसे कि पाठ की बात करें, चैप्टर की बात करें, तो अभी भी युद्ध चल रहा है। अभी हम कहाँ हैं, अभी 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 इसी युद्ध के अंदर की ही बात चल रही है। तो यहाँ पे बार बार मतलब कि सोवियत संघ ने पश्चिम के मतलब कि अमेरिका को टक्कर दी, लेकिन इसकी बहुत बड़ी खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। क्योंकि सोवियत संघ ने अपने देश को छोड़कर अपने मिलिट्री पावर को ज़्यादा बराबर दिया, अपने वेपन्स को बढ़ाया, बल्कि अपनी जनता को मतलब कि जनता को क्या किया, उसने नकार दिया कि हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए बस क्या है, हमारे लिए बस हथियार है। पश्चिमी के देशों से तुलना में पीछे रह गया सर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि वो अपनी जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और कमजोर हो गई। आप जानते होंगे कि अब मैं बता देता हूँ, सोवियत संघ में 1979 में एक छोटा सा मतलब कि लेकर थोड़ा बहुत युद्ध होता है। यहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ है, युद्ध हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। इससे अफगानिस्तान हटने का अपने को मतलब कि अलग महसूस करने लगा, कि वो समझने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो मतलब कि इसकी जनता ने उसका सोवियत संघ का विरोध करने लगेंगे, और क्या यही ना होगा। तो अब एक निकलेगा तो बाकी सभी निकलेंगे। तो एक निकले 15 करोड़ राज्यों को बनाए, तो अफगानिस्तान निकलेगा तो 14 बचेंगे, तो वो भी निकल जाएंगे आराम आराम से। इसे सोवियत संघ, हालांकि सोवियत संघ ने में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी के देशों से बहुत पीछे छूट गए। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। अब क्या हुआ कि मतलब कि लोगों पर तो मेहनत उतना ही पड़ रहा था, पहले भी जितना पड़ता था उतना ही पड़ रहा है, लेकिन वो पश्चिमी के देशों से बहुत ही पीछे ज़्यादा छूट रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही पीछे छूट रहे हैं। खाद्यान्न का आयात दर हर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक में के अंतिम में वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही और अंततः ठहर सी गई। 1970 में क्या हुआ कि यह व्यवस्था मतलब कि धीरे धीरे चल रही थी, अब बहुत ही मंद गति से चल रही थी, अब एक बार ही रुक गई। अब यह क्या हुआ कि यहाँ तक ने हमें क्या क्या दिखा, यहाँ पे हमने इसकी राजनीतिक प्रणाली, आप एमबीडी की गाइड से या मैंने जो पहले लिखा है उसके वहाँ आप उसको सुन के आप लिख सकते हो, या एमबीडी की गाइड एकदम अच्छी मिलती है। यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है समाजवादी सोवियत गणराज्य। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली 15 राष्ट्रों का एक गणराज्य था, ठीक है।
यहाँ यह कब कब अस्तित्व में है? 1970 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, यानी कि समाजवादी क्रांति हुई थी, उसके बाद यह उत्पन्न हुआ था। इसकी जो संचार व्यवस्था है वो बहुत मजबूत थी। पहले एक एक स्टेप करके देखेंगे, राजनीतिक प्रणाली देखेंगे, फिर आर्थिक प्रणाली फिर देखेंगे, फिर सामाजिक प्रणाली देखेंगे, फिर इसमें हुए भेदभाव को देखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक है। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया यहाँ से यहाँ तक है भेदभाव की। और इसमें अफगानिस्तान वाला ये पिछला साल आया था, MCQs में आया था। नहीं, कब अफगानिस्तान और सोवियत संघ में कब थोड़ा बहुत लफड़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था, तो वहाँ पे 1979 यहाँ पे था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो हम देखेंगे गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। यह सोवियत संघ के महासचिव मतलब कि राष्ट्रपति हुए 1985 से लेकर 1999। इनके ही कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हो गया, इनके ही कार्यकाल में। तो हम एक एक करके स्टेप देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखते हैं पहले, ये देखिए सोवियत संघ के नेता जो इन्होंने ही सोवियत क्या था, व्लादिमीर लेनिन, इन्होंने ही क्या किया था, बोल्शेविक क्रांति को क्रियान्वित किया था, यानी कि सोवियत संघ के निर्माण के कार्यकर्ता यही हैं। देखिए, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, तो आप ये सब पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इनका नाम, सोवियत संघ के नेताओं को कौन कौन लीड किए, ठीक है, वो लिख लेना, इनका कार्यकाल लिख लेना, और क्या किए, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, बस इतना ही लिखिएगा, बाकी ये सब नहीं, ये सब पढ़ लीजिएगा बोल्शेविक क्रांति के। और यहाँ पे इनका देखिए कौन है, जोसेफ स्टालिन। इनका जन्म मत लिखिएगा, जन्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कार्यकाल लिखिएगा जरूर, इनका नाम लिख लीजिएगा। और ये क्या है, उत्तराधिकारी सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में। या आप नीचे से भी देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए, तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए, यानी कि बाद में उन्होंने तो पहले व्लादिमीर लेनिन ने सब पहले ठीक किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि बाद में तानाशाही का रवैया अपनाया था, ठीक है, इन्होंने तानाशाही का रवैया अपनाया था। देख लीजिए इनका कार्यकाल कहाँ है, हम कौन से कार्यकाल की बात कर रहे थे, देखिए इनका कार्यकाल 1924 से लेकर 1953, इन्हीं कार्यकालों के बीच में ये सब किया था। ये देखिए 1979 इनके मतलब कि इनके ही कार्यकालों में, या और भी हैं इधर, यहाँ पे देख सकते हैं निकिता क्रुश्चेव हैं इनके कार्यकालों में। अच्छा, देख लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ। इनका देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आगे लिखा है, मिखाइल गोर्बाचेव, देखिए ये है मिखाइल गोर्बाचेव। इनका ये 1985 से लेकर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं करते हैं। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने व्यवस्था को सुधारना चाहा। हेलो गाइस, आज हम इतना ही करेंगे, अब कल करेंगे दूसरा पार्ट, क्योंकि आज मेरे को काम पड़ गया है, तो इम्पोर्टेंट काम है, तो अब आज हम ये नहीं कर सकते। आप यहाँ पे मैं बता देता, मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन देखना है हमें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, टेक केयर, गुड बाय।